नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। आज फिक्र की बहुत सारी खबरें हैं। शुरुआत करते हैं परिचय के साथ, यानी खबरों के इंट्रोडक्शन के साथ। देखिए, पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है, तो फिक्र की पहली फाइल में आपके लिए 3 महत्वपूर्ण शब्द होंगे। वर्ल्ड पावर इंडिया, ध्यान से सुनिए, वर्ल्ड पावर इंडिया। यह उपाधि किसने दी और अब इस बात की संभावना क्यों बढ़ गई है कि भारत ही रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शांति का परचम लहरा सकता है? आपको इस पर विश्व शांति की गारंटी वाली नई डेट शीट दिखाएंगे। राहुल गांधी को क्या आपने कभी मार्शल आर्ट वाले रोल में देखा है? विधानसभा चुनावों से पहले उनका डोजो प्लान वायरल क्यों है? राहुल गांधी का डोजो प्लान कमिंग सून वाला ट्रेलर आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और आज फिक्र का फोकस भारतीय नौसेना की परमाणु ताकत पर भी होगा। आईएनएस अरिघात नेवी में शामिल हो चुकी है और हिंद महासागर में चीन की चुनौतियों का जवाब देने के लिए तैयार है। इसके बाद आपको प्रयागराज के एक ऐसे मदरसे में लेकर चलेंगे जहां पढ़ाई का नाटक होता था और पीछे नकली नोटों की छपाई। वहां के मौलानाओं ने 3 महीने में 18 लाख रुपए नकली नोट छाप दिए। वैसे ब्रिटेन की 24 मस्जिदों की भी बदनामी हुई है। उन पर नफरती फतवे और कट्टर उपदेश देने के आरोप लग रहे हैं और कड़ी कार्रवाई का सीन बन रहा है। पूरी खबर दिखाएंगे आपको। हमारे पास एक और बड़ी खबर असम से आई है। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक के लिए सरकारी रजिस्ट्रेशन करना अब अनिवार्य हो चुका है। आज ही इससे जुड़ा विधेयक विधानसभा में पारित हुआ है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज के दिन को बाल विवाह से लड़ने के प्रयास में ऐतिहासिक बताया है। आपने चुनाव में जाति जनगणना पर राजनीति खूब देखी होगी। आज ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई है, तो पहली मीटिंग में ही विपक्ष ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठा दिया। पूरे देश में जाति जनगणना कराने की मांग कर दी। दिलचस्प यह है कि एनडीए में शामिल जेडीयू भी इस मांग पर विपक्ष के साथ दिखा, जबकि कल ही कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा था जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। इसे भी विपक्ष ने मीटिंग का मुद्दा बना दिया है। वैसे पार्टी से मिली हिदायत के बाद आज कंगना रनौत ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की है। यह मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली। किसान आंदोलन पर बयान के बाद बीजेपी के किसी बड़े नेता से कंगना की यह पहली मुलाकात थी। और आज हम आपको गुजरात से आई कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, हैरान कर दिया है। गुजरात में बारिश से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कई शहरों में ऐसे हालात हैं कि जिस पानी में इंसान घूम रहे हैं उसी पानी में मगरमच्छ भी उतर आए हैं। एक एक तस्वीर चौंकाने वाली होगी। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं आज वो 3 खबर, 3 वर्ड से, जो कि आपको बड़ा फक्र महसूस कराएंगे। आज फिक्र का फोकस 3 महत्वपूर्ण शब्दों पर है। वर्ल्ड पावर भारत, वर्ल्ड पावर इंडिया। आज भारत को यह उपाधि मित्र देश रूस ने दी। रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से आए एक बयान में भारत को वर्ल्ड पावर इंडिया कहा गया है। रूस ने यूक्रेन युद्ध के संबंध में भारत की तारीफों में ये 3 बड़े शब्द कहे हैं। ये 3 शब्द इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि याद कीजिए, इससे पहले भारत के लिए ऐसी प्रशंसा कब किस देश ने की? पश्चिमी मीडिया के चश्मे से देखें तो भारत हमेशा से सपेरों और तमाशों का देश रहा है। खुद को विश्व का सरपंच समझने वाले अमेरिका तक को हमेशा यही लगता था। वो कहते थे ना, द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। अब नहीं, भारत के मसले भी अमेरिका सुलझाता था, वो हमेशा इस मुगालते में रहता था। लेकिन बीते कुछ वर्षों में जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स और डायनामिक्स जो हैं, उन्होंने 360 डिग्री के एंगल से अपनी पूरी सिचुएशन को बदल दिया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की वर्ल्ड पावर वाली इमेज तेजी से डेवलप होती जा रही है और सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि अमेरिका तक भारत को महत्वपूर्ण देश मानने लगा है। हम भारत की इस वर्ल्ड पावर छवि को आज फिक्र के लेंस से देखेंगे और हम लगातार प्रूफ करते आ रहे हैं, चाहे वो G20 समिट की होस्टिंग हो या ग्लोबल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन पहले कुछ जरूरी सवाल। क्या भारत सितंबर महीने में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए बड़ी पहल करने जा रहा है? अब यह सवाल सामने है और इस सवाल का सामने आने का मतलब क्या है, आपको अगले 30 सेकंड में मैं आपको बताने वाला हूं। क्या भारत सितंबर महीने में युद्ध से जुड़े सभी प्रमुख किरदारों को बातचीत की टेबल पर लाने वाला है? क्या भारत सितंबर महीने में पूरी दुनिया में पीस मेकर इंडिया बनकर उभरेगा? क्या युद्ध रुकवाने का यह बड़ा कारनामा पीएम मोदी के नेतृत्व में ही पूरा होगा? और सोचिए, हम किनको रिप्लेस कर रहे हैं? एटलीस्ट इस कॉन्वर्सेशन में भारत का नाम अगर आ रहा है तो हमने किस किस को नॉकआउट किया है? पहला नाम था फ्रांस का,
जब युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन का तो कौन बात कर रहा था पुतिन से? फ्रांस और जर्मनी, शोल्स और मैक्रों। आज दोनों बात नहीं कर रहे हैं। फिर एक तस्वीर उभर कर सामने आई जिसमें नाम आया एर्दोगान का। आज वो भी साइड हो चुके हैं। अमेरिका और रूस के बीच में कॉन्वर्सेशन पूरी तरीके से ठप है। यूरोप और रूस के बीच में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। तो आज कौन है जो रूस से बातचीत कर सकता है? चीन के ऊपर तो ऑलरेडी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज विश्वास नहीं करते हैं। भारत का नाम सामने आ रहा है। फिक्र में इन सवालों को उठाने के पीछे एक बड़ी वजह है सितंबर महीने का कनेक्शन पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से है। प्रधानमंत्री मोदी बस कुछ दिनों बाद ही अमेरिका के दौरे पर होंगे। आपको याद होगा पिछले साल वो स्टेट गेस्ट बन के गए थे। 26 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली के सेशन को वो संबोधित करेंगे। यहां भारतीय समुदाय के बीच उनका एक बड़ा कार्यक्रम होगा और एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका यात्रा के दौरान उनके ज़ेलेंस्की से फिर मिलने की संभावना है। हम प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की एक एक डिटेल आपके आगे देखें, आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन अभी रूस के महत्वपूर्ण बयान और उसके मायने आपको बताते हैं, जिसे समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। बीते मंगलवार को ही हमने आपको इस शो में बहुत बड़ी जानकारी दी थी। हमने आपको बताया था कि उस दिन पीएम मोदी ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की थी। पुतिन से यूक्रेन युद्ध के संबंध में चर्चा की थी। पीएम मोदी ने फोन पर पुतिन से यह कहा था कि भारत युद्ध में शांति लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से भी फोन पर बातचीत की थी। उनसे भी रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में चर्चा की थी। पीएम मोदी ने बाइडेन को भी भरोसा दिलाया था कि शांति से ही मसले का हल निकल सकता है। व्हाइट हाउस ने बाद में एक बयान जारी करके बताया था कि बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की प्रशंसा की है। थोड़ा और पीछे चलते हैं। 23 अगस्त की ऐतिहासिक घटना को दोबारा याद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कीव दौरा दुनिया में वर्ल्ड ट्रेंडिंग पर था। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। ज़ेलेंस्की ने खुद पीएम मोदी से शांति दूत बनने की अपील की थी। अब उनके इसी दौरे पर रूस की पहली प्रतिक्रिया सार्वजनिक तौर पर सामने आई है। रूस के विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी की कीव यात्रा को यूक्रेन संकट के राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान की दिशा में किया गया व्यावहारिक प्रयास बताया है। और ये उन्होंने तब कहा है जब उन्होंने कहा कि कुर्स्क के चलते हम यूक्रेन से अब कोई बात नहीं करेंगे। और ऐसे में अगर वो भारत के प्रयास की सराहना कर रहे हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि उनको पता है कि ग्लोबल साउथ में वो कौन सा दरवाजा है जिसको खटखटाना है। इसके साथ ही रूस ने भारत को एक प्रभावशाली वर्ल्ड पावर भी बताया है, जो अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अपनी विदेश नीति बनाता है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि रूस पर पीएम मोदी के कीव दौरे का कितना असर हुआ है, क्योंकि रूस ने इसके आगे जो कहा उससे भारत के शांति के प्रयासों को लेकर बहुत बड़े संकेत मिले। रूस ने कहा कि वो यूक्रेन के मुद्दे पर अपने भारतीय दोस्तों के साथ बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है और वो इस तथ्य के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है कि भारत रूस की सिचुएशन से अच्छी तरह वाकिफ है। हमने रूस की इस नई प्रतिक्रिया पर विदेश मामलों के जानकारों से बातचीत की। सुनिए इस स्टैंड पर उनका क्या नजरिया है और विश्व कूटनीति के नजरिए से इसे कैसे देखा जाना चाहिए। हम बुद्ध की धरती से आते हैं, जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं, जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। मेरा मानना है कि एक मीटिंग हो सकती है न्यूयॉर्क में। मेरे पास अभी सबूत नहीं है। उस मीटिंग में होंगे व्लादिमीर पुतिन, वो जाएगा। उसमें होगा ज़ेलेंस्की, वो भी जाएगा। जो बाइडेन, और उसमें चेयरमैन जो होंगे, ये क्वाड जो बनेगा, उस चेयरमैन होगा नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, क्योंकि सब उसकी बात सुनते हैं। उस आदमी का जो है ट्रस्ट कोशेंट जो हम कहते हैं इतना हाई है, क्योंकि जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में वैसे पर्सनल रिलेशन। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा थी यूक्रेन की, ये पहले एक ऐसा देश है जिन्होंने यूक्रेन में की यात्रा की और उसमें शांति का समझौते की बारे में, मध्यस्थता के बारे में बात हुई। तो ये बहुत बड़े, बहुत महत्वपूर्ण पहल है। प्रेसिडेंट पुतिन उस भारत की बात कर रहे हैं जो कि अब एक नया महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और जो देश विदेशों, जो विश्व की समस्याएं हैं, उसमें एक हल
करने के लिए प्रयत्नशील है। मैं आप सभी से एक बहुत छोटा सा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से सवाल पूछ रहा हूं। मुझे बताइए कि जो बाइडेन जब अपने पद से हटेंगे, ये सब जानते हैं कि वो अब अगली बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन जब वो अपने पद से हटेंगे तो वो क्या लेगेसी अपनी छोड़कर जाएंगे? ये कि उन्होंने अफगानिस्तान से उल्टे पांव भागने की कोशिश की, वो वहां से भाग गए, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया वहां पर। ये कि उन्होंने मिडिल ईस्ट में युद्ध को नहीं रुकवा पाए, उन्होंने यूक्रेन से जो युद्ध है उसको नहीं रुकवा पाए। ये तो कंफर्म है कि वो रूस को कमजोर नहीं कर पाए। कम से कम वो ये जरूर चाहेंगे कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध है वो रुक जाए और ये उनकी लेगेसी में काउंट हो। और इसके लिए उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुल्क कौन सा है जिसका दोनों देशों के साथ एक अच्छा समन्वय है, एक ट्रस्ट फैक्टर है, और वो है भारत। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का यह सितंबर का दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब शांति आनी ही चाहिए। पूरी दुनिया को इस शांति की बहुत जरूरत है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध में तेजी आई है। दोनों ओर से एक दूसरे पर हमले तेज हुए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। आज कीव पर रूसी हमले का लगातार तीसरा दिन था। आज रूस ने कीव के 6 से ज्यादा इलाकों पर ड्रोन अटैक किया है। 25 से अधिक शाहिद ड्रोन से यूक्रेन को दहलाने की कोशिश की है। यूक्रेन का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 20 से अधिक ड्रोन नष्ट कर दिए हैं। ड्रोन के अलावा आज रूस ने कीव पर फिर से मिसाइल हमले किए। 8 मिसाइल से कीव को दहलाने की कोशिश की। इसके लिए रूसी बॉम्बर तुपोलोव 95 Tu-95 को इस्तेमाल किया गया। कीव के रिहायशी इलाकों पर टारगेट करने की कोशिश की गई है। ऐसा दावा है कि आज भी रूस ने यूक्रेन के 13 प्रांतों को निशाना बनाया। सोचिए, जब युद्ध में इतना कुछ विध्वंसक हो चुका है तब इसका रुकना कितना जरूरी है। युद्ध में 2.5 साल से जारी ये तबाही कौन रोक सकता है? तो अमेरिका, यूक्रेन और रूस से लेकर पूरा विश्व मान रहा है कि यह कूटनीतिक शक्ति भारत के पास है और इस पर भारत सितंबर महीने में कदम आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा होगा। 22 सितंबर को पीएम मोदी न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम में भारतीय समुदाय के खास कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस मेगा इवेंट का नाम मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर रखा गया है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी को सुनने के लिए भारतीय मूल के 24,000 लोगों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया। सुन के आपको हैरानी होगी, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन हो, वो सब इस इवेंट को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि वहां पर जो इंडियन कॉकस है वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक एक वर्ड इस इंडियन कॉकस को इन्फ्लुएंस करता है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेडियम की कैपेसिटी अभी सिर्फ 15,000 है और कार्यक्रम को आयोजित करने वाला इंडो अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ यूएस संस्था को उम्मीद है कि यहां भारतीयों की संख्या 30,000 के पार भी जा सकती है। वैसे आपको मालूम होगा कि पीएम मोदी वर्ष 2014 में न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन और वर्ष 2019 में ह्यूस्टन स्टेडियम में हाउडी मोदी इवेंट को संबोधित कर चुके हैं। इन दोनों इवेंट में भी भारतीय मूल के लोग अच्छी खासी संख्या में शामिल हुए थे। बल्कि पिछले साल उनका शिकागो में एक एड्रेस था, जो कि समय की कमी के चलते उसको फिर न्यूयॉर्क में कर दिया गया था और एक वो छोटे लेवल पर एड्रेस था, लेकिन उसमें भी हाउसफुल था सब कुछ। इस बार प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी यात्रा जो है उनकी काफी लंबी होने वाली है, क्योंकि यहां वो 26 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली के 79th सेशन को संबोधित करेंगे। हालांकि ये जानकारी अभी खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि इस दौरे में वो अमेरिका के राष्ट्रपति से भी मिले और चूंकि ज़ेलेंस्की भी यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करने जाएंगे, तो ऐसे कयास है कि वहां पीएम मोदी की उनसे भी मुलाकात हो सकती है। अब फिक्र के लेंस से यह समझते हैं कि क्या युद्ध में भारत की ओर से किए जा रहे प्रयासों से शांति आ सकती है? तो इसका जवाब थोड़ा जटिल है, लेकिन यह जवाब हाँ में हो सकता है, क्योंकि एक तो ऐसे पेचीदा वैश्विक मामले सार्वजनिक मंचों पर हल नहीं होते। लंबे वक्त तक बैकडोर चैनल काम करते हैं और कई दौर की बातचीत के बाद ही इसमें सफलता मिलती है। भारत को इसमें कामयाबी इसलिए मिल सकती है क्योंकि भारत ही एकमात्र देश है जिसके लिए अमेरिका, रूस, यूक्रेन सबके दरवाजे खुले। सबको भारत पर भरोसा है, किसी को भारत की नीयत में छल नहीं दिखता है, जो हर जगह जाकर निष्पक्ष बात करने के लिए स्वतंत्र है, जिसका रूस यूक्रेन
दोनों के लिए काफी सम्मान है। और सबसे बड़ी बात वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास मैंडेट है। ये मैंडेट कहां से मिला है? एक तरफ हम अमेरिका से हथियार ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम रूस से एनर्जी ले रहे हैं, और दोनों को एक दूसरे की डीलिंग से कोई आपत्ति नहीं है। ये अपने आप में उस मैंडेट के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टैंप है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की दो अलग अलग ध्रुवों के बीच एक कॉमन एक्सेप्टेंस है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब फिक्र में जिक्र करते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर उन्होंने सियासी दांव पेच के संकेतों वाला एक वीडियो जारी किया है। राहुल गांधी का यह वीडियो राजनीतिक व्यूज भी बटोर रहा है, जो कि अब एक बड़ा कॉमन फीचर हो गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाले इस वीडियो को पोस्ट करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने एक लाइन लिखी है, ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। भारत डोजो यात्रा इज कमिंग सून। आई रिपीट, भारत डोजो यात्रा इज कमिंग सून। जोड़ो नहीं, डोजो, मतलब भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत डोजो यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। तो क्या राहुल गांधी फिर कुछ नया करने वाले? हम आपको आगे बताएंगे, और ये शायद हमें भी आगे पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो में क्या है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल कैंप में हर शाम जिउ जित्सु प्रैक्टिस का रूटीन था, जो मार्शल आर्ट्स का हिस्सा है। राहुल ने इस वीडियो के साथ लिखा कि वो जिस शहर में रुकते थे, वहां के युवा मार्शल आर्ट छात्र भी इस शिविर में हिस्सा लेने लगे। एक तरह से ये उनका कार्यक्रम कम्युनिटी एक्टिविटी में बदल गया। पीपल कनेक्ट, यूथ कनेक्ट। राहुल गांधी खुद अकाइदो में ब्लैक बेल्ट, जबकि जिउ जित्सु में ब्लू बेल्ट है। मार्शल आर्ट्स की कौन सी कला है? डोजो का मतलब क्या होता है? इसे जानने से पहले राहुल का ये वीडियो देखिए और फिर आगे की डिटेल। मैं राहुल हूँ, मैं आइकिडो करता हूँ। आइकिडो में ब्लैक बेल्ट हूँ। जूजित्सु भी करता हूँ। जूजित्सु में मैं ब्लू बेल्ट हूँ। जो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो इन आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। ये चल रहे हैं, मैंने टक अंगी दे दी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, दिख रहा है सर्कल? इस सर्कल पे मैं रोल कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा गेम एनर्जी का गेम है, और हम क्या सिखाते हैं, एनर्जी को कैसे पहचानना है, कैसे समझना है, कैसे देखना है। खींचकर मुझ में, मेरे अंदर एनर्जी डालो। ना, यहीं से नहीं डाल पा रही हो, क्यों? क्योंकि कनेक्शन नहीं है। तो एनर्जी डालने के लिए कनेक्शन। पंच मारो, पंच मारा, अब मेरे अंदर एनर्जी आई। अब मैं गुस्सा हुआ, मैंने कहा अच्छा तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे मारूंगा। मारने की कोशिश करना, वो कनेक्शन बना रहा। और हम क्या कर रहे हैं, हम कनेक्शन को तोड़ रहे हैं। एक बंदा कनेक्शन को तोड़ के अंदर घुस रहा है, दूसरा बंदा कनेक्शन कंट्रोल कर रहा है। हैंग ऑन, होल्ड ऑन, रुक जाइए जरा। यहां पर राहुल गांधी के वर्ड सुनिए। एनर्जी डालने के लिए कनेक्शन चाहिए। यही तो वो पॉलिटिक्स में भी कर रहे हैं। एनर्जी डालने के लिए कनेक्शन, पीपल कनेक्ट। खैर आगे बढ़ते हैं। आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी की नई यात्रा का ये टीजर है। पूरी पिक्चर आगे रिलीज होगी, तारीख के साथ जगह भी आएगी। अब आपको मार्शल आर्ट्स के उस फॉर्म के बारे में बताते हैं राहुल जिसके चैंपियन माने जाते हैं। राहुल ने संकेत दिए हैं कि भारत डोजो यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। डोजो का मतलब होता है वो स्कूल या ट्रेनिंग सेंटर जहां सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट्स के अलग अलग फॉर्म सिखाए जाते हैं। राहुल अकाइदो और जिउ जित्सु दोनों विधा जानते हैं। अकाइदो मार्शल आर्ट की वो विधा है जिसमें आक्रामकता से ज्यादा मन को शांत रखने पर जोर दिया जाता है। यह हमले से ज्यादा आत्मरक्षा सिखाने वाली कला है। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत 1920 में जापान में हुई थी। अकाइदो के 9 लेवल होते हैं, हर लेवल में ब्लैक बेल्ट होती है। राहुल ने लेवल 1 में ब्लैक बेल्ट हासिल की है। अकाइदो की तरह जिउ-जित्सु भी जापानी मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है। यह खुद को फिट रखने और सेल्फ डिफेंस का तरीका है। सामने वाले को वश में करने का यह अहिंसक तरीका है। इसमें किसी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं होता है। इस पोस्ट से कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल जल्द ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए कोई पहल करने वाले हैं। राजनीति की भाषा में आप इसे युवाओं को अपने साथ जोड़ने की एक नई रणनीति कह सकते हैं।
देखिए हम लोग कई बार वी रीड टू मच बिटवीन लाइंस बट दैट्स हाउ इट इज। देश में 18 से 29 साल के युवा वोटरों की संख्या करीब 21 करोड़ से ज्यादा है। जानकार बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी की राजनीति में जो चमक है वो काफी आई है। शायद इसीलिए राजनीति को और धार देने के लिए यात्रा का पार्ट 3 और यात्रा के एक्सटेंशन की तैयारी है। अब हम आपको वो एक्सटेंशन दिखाते हैं जो हमारी नेवल फोर्स में हुआ है और ये एक्सटेंशन बहुत ताकत लेकर आया है। फिक्र में महासागर से आया एक शुभ समाचार है जो भारतीय नेवी की महाशक्ति आईएनएस अरिघात से जुड़ा है। यह है समुद्र में भारत की गेम चेंजर सुपर पावर न्यूक्लियर सबमरीन, जो समंदर में काफी गहराई तक छिपकर घात लगाते हुए दुश्मन के वॉरशिप्स को न सिर्फ तबाह कर सकती है बल्कि जरूरत पड़ी तो दुश्मन देश पर परमाणु मिसाइलें दागकर युद्ध में जीत भी सुनिश्चित कर सकती है। न्यूक्लियर सबमरीन अभी इस वक्त अमेरिका की मिडिल ईस्ट में तैनात है ईरान से निपटने के लिए। आईएनएस अरिहंत के बाद आईएनएस अरिघात भारत की दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ही विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना को सौंपा है। सोचिए, कल हमने आपको खबर दिखाई थी अमेरिकन राइफल्स की और आज हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर सबमरीन की। हमारी डिफेंस फोर्सेस दे आर इन फुल स्विंग, फ्रंट फुट पे बैटिंग चल रही है और आज से कमीशन ये परमाणु पनडुब्बी इंडियन नेवी में पूरी तरह से ऑपरेशनल है, यानी किसी भी वक्त अटैक करने के लिए रेडी है। वो दौर चला गया है जब हम अलग अलग सबमरीन्स या नेवल फोर्सेस के हाथ से देखा करते थे, अब तस्वीर बदल रही है। हमने आईएनएस अरिघात पर फिक्र की फाइल तैयार की है। आज आप ये समझिए कि इस पनडुब्बी के ऑपरेशन होने के बाद नए भारत की धाक दुनिया के 6 देशों के ट्राइड वाले शक्तिशाली ग्रुप में कैसे और ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल आईएनएस अरिघात आईएनएस अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया था। आईएनएस अरिघात को आज से 7 वर्ष पहले साल 2017 में लॉन्च किया गया था। तब से इसकी टेस्टिंग हो रही थी। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि भारतीय नौसेना अब तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुकी है। इसमें से एक अरिहंत पहले ही कमीशन है, दूसरी अरिघात आज नौसेना को मिल चुकी है, जबकि तीसरी सबमरीन का नाम है S3। उसकी टेस्टिंग अभी जारी है। ये सबमरीन समंदर में भारत की बढ़ती परमाणु शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि ऐसी शक्तिशाली सबमरीन के जरिए भारत दुश्मन देशों पर परमाणु मिसाइलें भी दाग सकता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए, जो सबमरीन की पावर है उसको आप ऐसे समझें कि भारत के आसपास के समंदर में चीन की जो पहुंच है वो बहुत कम हो सकती है, और है भी बहुत कम। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत दूरी पर है। ऐसे में चीन मदद लेता है पाकिस्तान की, और हम पाकिस्तान से कहीं गुना ज्यादा तेजी से डेवलप कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नेवल फोर्स। आईएनएस अरिघात 4 महीने से अधिक समय तक पानी के अंदर रह सकती है। इस सबमरीन पर 24 शक्तिशाली K-15 SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हम खुद बना रहे हैं, अपने लोड की जा सकती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल सेल्फ गाइडेड होती है, जिस पर न्यूक्लियर बम भी लगाया जा सकता है। एक K-15 मिसाइल की मारक क्षमता 750 किलोमीटर तक होती है। मतलब जहां भी यह सबमरीन होगी उससे 750 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को K-15 मिसाइल से खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा आईएनएस अरिघात में 8 K-4 मिसाइलें भी होंगी। इस मिसाइल की मारक क्षमता और भी ज्यादा है। यह मिसाइल 3500 किलोमीटर दूर किसी शत्रु को समाप्त कर सकती है, यानी यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसी है। आईएनएस अरिघात जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का दम रखती है। यह पानी में 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है। पानी के अंदर से ही दुश्मन की टो ले सकती है। पानी की सतह पर सबमरीन की रफ्तार 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि समुद्र की गहराई में इसकी रफ्तार 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि यह सबमरीन आज ही हिंदुस्तान के दुश्मनों को समंदर में डुबो कर मारने के लिए तैयार है। और आज से आईएनएस अरिघात चीन पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला सबसे बड़ा नाम है। सबको देखते हुए ये सबमरीन्स एक क्रेडिबल डिटेरेंस का काम करते हैं, ये सी डिनाइल का काम करते हैं। ये किसी शिप को अपॉर्चुन टारगेट की टोह में रह के उसको अपनी जगह से मुड़ा सकते हैं, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इंटरडिक्ट कर सकते हैं टारगेट्स को, और इस कारण से जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वहाँ से जो कार्गो जा रही है उन पे इफेक्ट पड़ सकता है।
भारत ग्लोबल साउथ के कंसर्न में ये देखता है कि इस क्षेत्र में इसका प्रभाव बना रहे, और इसके लिए भारतीय नौसेना की ये पकड़, ये मजबूती और जो सबमरीन की बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहा है हमारे फ्लीट में, ये जरूरी है। ये मिसाइल्स कुछ ही क्षणों में अपनी टारगेट के ऊपर अटैक कर सकती हैं। और थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की जो बात है, अगर नौसेना और वायुसेना की किसी तरह की कोताही हुई, न्यूक्लियर स्ट्राइक में कोई दिक्कतें आई, तो ये एलिमेंट जो तीसरा स्ट्राइक करेगा वो ऐसा स्ट्राइक करेगा कि कोई भी देश जिसने ये अगर कोई दुस्साहस भी किया होगा तो वो उसका वजूद, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, ज्योग्राफी है, वो वर्ल्ड के मैप से मिट जाएगी। सबको लगता है देख के कि अब हम एक ऐसे जगह पे आ गए हैं जहां हमारी तरफ दुश्मन अब नजर उठा के नहीं देख पाएगा और 2 बार सोचेगा इस एरिया में आने के लिए, और या इस एरिया में कोई भी गतिविधि, गलत गतिविधि बढ़ाने के लिए। आपके मन में एक सवाल होगा कि आईएनएस अरिघात जैसी न्यूक्लियर सबमरीन किसी देश के लिए इतनी अहम कैसे हो जाती है? न्यूक्लियर सबमरीन को हैंडल करने में कितने लोग लगते हैं? न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने में कितना पैसा लगता है? सबसे बड़ी बात, सामान्य पनडुब्बी से न्यूक्लियर पनडुब्बी जो है वो कितनी अलग होती है? तो आपको फिक्र के फोकस से न्यूक्लियर सबमरीन वाली सुपरफास्ट जानकारी देती है। देखिए, दुनिया में जितने भी देशों के पास न्यूक्लियर सबमरीन है, वो देश कभी भी ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि उनकी पनडुब्बी में कितने लोग बैठ सकते हैं। सैन्य कारणों से एक्चुअल डेटा जो है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि एक कन्वेंशनल सबमरीन के अंदर 50 से 80 नौसैनिक रह सकते हैं, जबकि न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें तो यह क्षमता 100 तक चली जाती है। यानी आईएनएस अरिघात में करीब 100 लोग रह सकते हैं। इसके तैयार होने में करीब 20,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, जिसमें निर्माण, परीक्षण, लॉन्चिंग शामिल है। सामान्य पनडुब्बी से इसकी रफ्तार ज्यादा होती है। यह पानी के अंदर छिपकर दुश्मनों को चकमा दे सकती है। युद्ध की स्थिति में समंदर से दुश्मनों पर अटैक कर सकती है। आईएनएस अरिघात समुद्र के अंदर मिसाइल अटैक करने में उसी तरह सक्षम है जिस तरह अरिहंत ने 14 अक्टूबर 2022 को टेस्टिंग की थी। तब अरिहंत से K-15 SLBM की सफल टेस्टिंग की गई थी, और इसी के साथ भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के अलावा दुनिया का 6ठा न्यूक्लियर टायरेड देश बन गया था। न्यूक्लियर टायरेड ऐसे देश होते हैं जो परमाणु हथियारों को जमीन से मिसाइलों के जरिए, हवा में लड़ाकू विमानों के जरिए और समुद्र में पनडुब्बियों से या फिर वॉरशिप के जरिए दागने की क्षमता रखते हैं। अब चीन से मिल रहे चैलेंज को देखते हुए इस आईएनएस अरिघात को फिक्र के लेंस से देखते हैं। आईएनएस अरिघात ऐसे समय में नौसेना को मिली है जब हिंद महासागर में चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने तेजी से अपनी नौसैनिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया। जिनपिंग की नौसेना ने विमान वाहक जहाजों, युद्धपोतों और कन्वेंशनल सबमरीन्स को बड़ी संख्या में अपने बेड़ों में शामिल किया है। हिंद महासागर में चीन जिस रणनीति को डेवलप करता दिख रहा है उसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है। इस रणनीति के मुताबिक हिंद महासागर के आसपास के देशों में स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स का निर्माण और उनकी सुरक्षा शामिल है। चीन जिसका उपयोग जरूरत पड़ने पर सैन्य उद्देश्यों के लिए कर सकता है और इसका बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है। इसीलिए भारत को हिंद महासागर में अपनी जवाबी तैयारी मजबूत रखनी होगी और आईएनएस अरिघात का नेवी में शामिल होना इसी तैयारी की एक बहुत मजबूत कड़ी है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, भारत के आसपास के समंदर तक चीन की पहुंच नहीं है, इसीलिए वो पोर्ट्स और नेवल बेसिस को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब ऐसे समय में उसके लिए सबसे बड़ी ताकत है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के लिए सबमरीन्स बना रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान से ज्यादा तेजी से अपनी सैन्य क्षमताओं को समंदर के अंदर डेवलप कर रहा है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपके सामने हम लेकर आए, वो खबर जो राजनीति के साथ आर्थिक संकट से जुड़ी है। और यह खबर इस देश के कई राजनेताओं को देखनी, समझनी और इंट्रोस्पेक्ट करनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा यह खबर। यह ऐसा संकट है जिसकी वजह से बड़े बड़े नेता, सीएम और मंत्रियों की सैलरी कट गई। क्या आपने कभी सुना था कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन पर कैंची चली? शायद नहीं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में यही हुआ है। वहां कुदरती आपदा के बाद आर्थिक आपदा जैसे हालात हो गए हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने क्या फैसले लिए, पहले इसे जान लेते हैं। देखिए,
इसके पीछे की डिटेलिंग मैं आपको बताने वाला हूं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके सभी मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव 2 महीने तक वेतन और भत्ते नहीं लेंगे। यह एक बहुत बड़ा फैसला है, वाकई कमेंडेबल। उन्होंने अन्य विधायकों से भी अपील की है कि वो स्वेच्छा से अपना वेतन और भत्ता छोड़ दें और आर्थिक संकट से निपटने में राज्य की मदद करें। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने विधानसभा के सत्र के दौरान की। उन्होंने कहा कि कई कारणों से राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जून 2022 के बाद जीएसटी मुआवजे के बंद होने से राज्य को राजस्व में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इससे राज्य को सालाना लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने खुद यह कहा कि ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने से भी राज्य की उधार लेने की क्षमता में लगभग 2,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। इसके अलावा उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं की वजह से 10,000 करोड़ के नुकसान का दावा किया है। मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने यह तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। ये सब परिस्थितियां पैदा हुई है और मेरा मानना है अगर हम जो अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ब्रेक लग गई तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा और चरमरा जाएगी। इसलिए हम इस पर अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाना नहीं चाहते हैं। अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है। एक सबसे बड़ा सवाल है कि अर्थव्यवस्था में नुकसान कौन कर रहा है। वो जो बफर होना चाहिए पैसे का, वो बफर कहां चला जा रहा है? कहीं इसके पीछे की वजह वो चुनावी फ्रीबीज तो नहीं? सोचिए, कहीं उनकी वजह से तो नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है? सोचिए, और इस लाइन में और कितने प्रदेश खड़े हैं? मुख्यमंत्री आपदा का जिक्र कर रहे हैं, केंद्र से अनुदान नहीं मिलने की बात कर रहे हैं। सीएम चाहे जो दलीलें दें, मगर हिमाचल के आर्थिक संकट और सैलरी कट ने विपक्ष को ओपीएस का मुद्दा उछालने का मौका दे दिया है। हिमाचल की अर्थव्यवस्था आईसीयू में कैसे पहुंच गई, नेताओं से सुनिए। प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और इस वित्तीय स्थिति में के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे नहीं मालूम कि उससे कितना फर्क पड़ेगा प्रदेश की आर्थिकी पर, लेकिन जिन चीज़ों से सही मायने में असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उन पर अमल करने की आवश्यकता है। सीपीएस आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं बन सकते वो आपने बना करके रखे हैं। कैबिनेट के दर्जे के साथ आपने बहुत सारे लोग बना के रखे हैं, चेयरमैन बना रखे हैं। अच्छा इनिशिएटिव मुख्यमंत्री जी ने लिया है। उन्होंने 2 महीने के लिए सभी जो मंत्री हैं, चेयरमैन हैं और जितने हमारे सीपीएस हैं, सबके वेतन को 2 महीने के लिए रोका है ताकि हमारे प्रदेश में जो वित्तीय संकट है उससे निकलने में छोटा सा सहयोग हो सके। और हम लगातार प्रदेश में संसाधनों को मजबूत करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। फिक्र में आगे बढ़ने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के गुनहगारों पर एक अपडेट आपको देना बहुत जरूरी है। क्विक अपडेट इस वक्त आया है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में 2 नामजद आरोपी फरार हो गए हैं। फरार। इनमें एक पुतले को बनाने वाला शिल्पकार जयदीप आपटे था जो कल्याण में रहता था, दूसरा चेतन पाटिल जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट था और कोल्हापुर का निवासी था। जब क्राइम ब्रांच की टीम इनके घर पहुंची तो दोनों वहां नहीं मिले। इस बीच सिंधुदुर्ग पुलिस ने इस मामले में 7 टीमें बनाई हैं। इनमें 2 टीम टेक्निकल एनालिसिस के लिए हैं, जबकि 5 टीम आरोपियों की तलाश कर रही हैं। अब तक दोनों आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। इस घटना से गुस्साए संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने कल्याण में जयदीप आपटे के घर पर अंडे फेंक कर विरोध जताया है।
फ्लैट के दरवाजे पर लात मारकर उसे तोड़ने की कोशिश की गई। लोगों ने नारेबाजी की, पुलिस से उसे जल्द पकड़ने की मांग की। फिलहाल किसी तरह पुलिस ने मामले को शांत कराया है। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रतिमा गिरने पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि मैं एक बार नहीं बल्कि 100 बार माफी मांगता हूं, क्योंकि शिवाजी हमारे लिए भगवान है, राजनीति का विषय नहीं। अब फिक्र महाराष्ट्र से गुजरात की करते हैं। अगल बगल स्टेट्स हैं जहां बारिश और बाढ़ वाला आफतकाल चल रहा है। गुजरात में बीते कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश से जुड़े हादसों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक करीब 18,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यह आसमानी खतरा भी टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश बाढ़ के बीच विश्वामित्र नदी से लहरों के साथ बहकर आ रहे मगरमच्छों ने लोगों के लिए खतरा बढ़ा दिया है। दिखाइए वो शॉट जरा मगरमच्छ वाला। गुजरात की बाढ़ के ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जहां घरों में ये देखिए, पब्लिक पार्कों में ये देखिए, सड़कों पर खतरनाक मगरमच्छ घूमते दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा मगरमच्छ है, उसका भी शॉट दिखाइए यहां पर। हम पहले आपको वो वायरल वीडियो दिखाते हैं, इसके बाद गुजरात की विनाशकारी बाढ़ का नंबर गेम आपको दिखाएंगे। ये वीडियो गुजरात के वडोदरा जिले का है। यहां बाढ़ का प्रकोप सबसे ज्यादा है। ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हैं। घरों के अंदर भी कई फीट तक पानी भर चुका है। इस दौरान सड़क पर बाढ़ की लहरों के बीच मगरमच्छ घूमता दिखाई दे रहा है। घर की छत की बालकनी में खड़े लोग मगरमच्छ को अपने घर की तरफ आता देखते हैं और भयभीत हो जाते हैं। गुजरात में बाढ़ के बाद मगरमच्छ कितनी तेजी से इंसानी बस्तियों में घुसपैठ कर रहे हैं, उसका ये दूसरा वीडियो आपके सामने। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये वीडियो भी वडोदरा से आया है, जहां कई फीट लंबा चौड़ा मगरमच्छ पब्लिक पार्क में घूम रहा है। सोचिए जरा, कल तक हम आपको भेड़िए की बात बता रहे थे, आज मगरमच्छ भी दिखाई दे रहा है पब्लिक पार्क में। वडोदरा क्योंकि विश्वामित्र नदी के तट पर स्थित है, इसीलिए यहां बड़ी संख्या में मगरमच्छ बाढ़ के साथ बहकर शहर में घुस आए हैं। ये तीसरा वीडियो देखिए जहां एक मगरमच्छ बाढ़ के पानी के साथ घर की छत पर पहुंच गया। मगरमच्छ घर की छत पर है। वडोदरा में जैसे मगरमच्छों की ही बाढ़ आ गई है। यह चौथा दृश्य काफी डराने वाला है। यहां एक 15 फीट लंबा मगरमच्छ घर के आंगन में आकर बैठ गया है। यह देखिए, हालांकि घर पर ताला था, इसीलिए इसका मतलब है कि यहां रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन यह मगरमच्छ यहां डेरा डालकर बैठ गया। इसके बाद रस्सी से पकड़कर इसे नदी में छोड़ा गया है। ऐसे तमाम वीडियोस हैं जहां गुजरात के अलग अलग जगहों पर मगरमच्छ आवारा पशुओं की तरह घूमते दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में दिख रहा है, वडोदरा जिले में बाढ़ के हालात सबसे ज्यादा खराब है। लगातार हो रही बारिश और अजवा बांध से पानी छोड़े जाने के कारण विश्वामित्र नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के 25 फीट के निशान को पार कर चुका है। यही कारण है कि यहां के पौष इलाकों में भी कई फीट तक पानी भरा हुआ है। कुछ इलाके तो 10 से 12 फीट तक डूबे हैं। वडोदरा जिले का एक वीडियो वायरल भी है जिसमें सरकार ट्रक पर सवार होकर बाढ़ के हालात का जायजा ले रही है। ट्रक पर मंत्री ऋषिकेश पटेल, जगदीश पांचाल और स्थानीय विधायक सवार हैं। तीनों पानी में डूबी सड़क पर ट्रक की सवारी करते हुए बाढ़ का दृश्य देख रहे हैं। वडोदरा में रहने वाले भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्पिनर राधा यादव ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में उन्होंने बाढ़ में फंसने के बाद परिवार का रेस्क्यू करने के लिए एनडीएफ को शुक्रिया कहा। अब आपको गुजरात में बाढ़ से तबाही का नंबर गेम दिखाते हैं, जिससे आपको राज्य के बिगड़ते हालात का एक फैक्चुअल आंकड़ा दिखाई देगा। गुजरात में बाढ़ से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 18,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। राज्य के 140 जलाशय और बांधों के साथ 24 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। एनडीआरएफ की 17 टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू में जुटी हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ, एयरफोर्स और सेना की 6 टुकड़ियां भी राहत बचाव का काम कर रही हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार 7 नेशनल हाईवे, 66 स्टेट हाईवे, 92 अन्य सड़क और 774 पंचायत सड़कों को मिलाकर कुल 939 सड़कें डैमेज हो चुकी हैं, जिन पर आवाजाही ठप पड़ी हुई है। वडोदरा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ जाने वाली सड़क का वीडियो भी सामने आया है। विपक्षी नेता भ्रष्टाचार का लेबल लगाकर इसे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। वीडियो में सड़क पूरी तरह टूटी हुई दिख रही है। सड़क में दरार और गड्ढे नजर आ रहे हैं। गुजरात की बाढ़ पर प्रधानमंत्री मोदी की लगातार नजर है।
एक दिन पहले ही उन्होंने सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की, बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस बीच बाढ़ में मृतकों से जुड़ी आधिकारिक जानकारी हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अनुसार मोरबी, वडोदरा, भरूच, जामनगर, अरावली, पंचमहल, द्वारका और डांग समेत 8 जिलों में एक एक व्यक्ति की जान गई। आणंद में 6, अहमदाबाद में 4, बाकी 5 जिलों में 10 लोगों की बारिश और बाढ़ में मृत्यु हुई है। हालांकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार मृतकों का आंकड़ा बढ़ चुका है। गुजरात में ग्राउंड जीरो पर TV9 भारत की टीम मौजूद है। वडोदरा से लेकर द्वारका तक बाढ़ ने कैसे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, इस पर हमने एक वीडियो रिपोर्ट तैयार की है जो दिखाती है कि गुजरात की फिक्र कितनी जरूरी है। घर में घुस गया था, वो ज्यादातर 14 फीट का मगर है। और EME सर्कल में भी एक आया था मगर, EME सर्कल है रात्रि बाजार, यहाँ से एक हमने रेस्क्यू किया है। और जूलॉजी डिपार्टमेंट है MS यूनिवर्सिटी का, इसमें से 11 फीट का मगर हमने रेस्क्यू किया है। बीती रात के 24 घंटों में यहाँ 20 इंच से ज्यादा बारिश हो चुके हैं और इसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। नदियों में उफान है और उसकी वजह से देवभूमि द्वारिका के जो 4 मुख्य तहसील हैं उनमें अभी जनजीवन काफी प्रभावित है। NDRF की ओर से 90 से ज्यादा लोगों को अभी रेस्क्यू कर लिया गया है। ओखा कोस्ट गार्ड ने भी अभी समंदर में फंसी एक छोटी सी नाव में से 3 मछुआरों को रेस्क्यू किया है। इसके अलावा यहाँ का एक अलग अलग जो इलाके हैं उस इलाके में भी लोगों को रेस्क्यू करने की कामगिरी चल रही है। बेसमेंट पूरा डूब चुका है। ज़्यादातर यहाँ स्टेशनरी की दुकानें हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। तो स्थानीय लोग हैं वो अपने खर्चे से पंप लगा के ये पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। खेड़े जिले की सेड़ी नदी में बाढ़ की स्थिति है। जो नदी का पानी है अभी गांव में चल के आया है। लगभग मेरे साले से 7-8 साल से तो ऐसे ही देखते ही, कोई नहीं मदद करने आते, नहीं कोई पूछने आते। लेकिन आपको पता है गुजरात की एक तासीर है, वहां के लोग बहुत तेजी से रीग्रुप करते हैं और बहुत तेजी से रिकवर करते हैं। गुजरात की स्थिति को फिक्र वाले लेंस से देखें तो जहां 2 महीने पहले सूखे का डर था, आज वही इलाका पानी में लबालब भरा हुआ है। 2 महीने पहले तक गुजरात के 208 बांधों में से करीब 28 बांध के सूख जाने का डर था। आज गुजरात के 33 में से 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति है। 2 महीने पहले जिस गुजरात में सूखे के कारण हजारों लोगों के सामने भोजन का संकट था, वहां आज बाढ़ और बारिश से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है और एक तरह से प्राकृतिक आपदाओं की भूल भुलैया, जिनकी बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। अब एक चौंकाने वाली खबर उत्तर प्रदेश से आई है। इस देश में मदरसों को लेकर अलग अलग तरह के विवाद उठते हैं। राजनीति से सामाजिक बहस तक मदरसों पर बड़ी तेज चर्चा होती रहती है। लेकिन अब प्रयागराज के एक मदरसे से ऐसी खबर आई है जिससे सबको हैरान कर दिया है। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस मदरसे के अंदर बच्चों की तालीम होनी चाहिए वहां नकली नोटों की छपाई हो रही थी। और सबसे बड़ी बात, मदरसे के उस्ताद हो या मौलवी, सबने मिलकर नकली नोटों का ऐसा छापा खाना खोला था जहां 1, 2 या 5 नहीं बल्कि 18 लाख रुपए के नकली नोट छाप दिए गए। अब इस मामले की जांच देश की खुफिया एजेंसी IB ने भी शुरू कर दी है। पुलिस ने मदरसे के मौलवी और उस्ताद के साथ जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, सबके बारे में IB ने मदरसे में जाकर तफ्तीश की है, क्योंकि उसे शक है मामले का कनेक्शन पड़ोसी देशों या फिर किसी आतंकवादी संगठन से हो सकता है। लेकिन यह खबर सभी लोगों के लिए चिंता का संकेत है, क्योंकि इस वक्त प्रयागराज के बाजार में लाखों रुपए के 100-100 के नकली नोट पहुंच चुके हैं, शायद जिनकी पहचान करना भी मुश्किल है। ये सारे नोट प्रयागराज के अतर सुइया इलाके में मौजूद जामिया हबीबिया नाम के मदरसे में छापे गए।
अब हम आपको उस मौलवी और उस्ताद से मिलवाते हैं जो नकली नोटों के उस्ताद बनकर यह काम कर रहे थे। पहला नाम 25 साल का मोहम्मद तफसीरुल है, जिसने मौलवी की पढ़ाई के बाद आलिम की डिग्री ली, इस मदरसे में प्रिंसिपल का पद लिया और यहां वो नकली नोट छापने का मास्टर बन गया। 23 साल का जाहिर खान, इसने भी मदरसे से आलिम की डिग्री ली, मदरसे में ही उस्ताद यानी टीचर बन गया, लेकिन असल में नकली नोट छापने का गुरु निकला। 18 वर्ष का मोहम्मद अफजल, जिसे इस मामले में इन नकली नोटों को बाजार में चलाने के लिए रखा गया था, और आखिर में जो नाम है वो है 18 साल का, सिर्फ 18 साल का मोहम्मद शाहिद, जो मदरसे में मौलवी बनने के लिए आया था, लेकिन नकली नोट छापने वाले इस नेटवर्क से जुड़ गया। सोचिए, जिन मदरसों को तालीम का केंद्र माना जाता है, उन मदरसों में इन लोगों ने मिलकर नकली नोट का छपाई खाना खोल दिया था।